आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड रिक्वायर एनर्जी। ओके, कि हमें जीवित रहने के लिए, हमें लाइव रहने के लिए किसकी नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है और ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो हमें किस तरीके से मिलती है कि जो हम फूड गेन करते हैं उस फूड को ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, या हम बोल सकते हैं हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब जब एनर्जी रिलीज हो रही है, जो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या मैं अगर साइंटिफिक टर्म की बात करूं तो जो केमिकल सब्सटेंस है वो सिंपल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है और जो एनर्जी हमें ग्रोथ, हमारी रिपेयरिंग और हमारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में हेल्प करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो लंग्स का होता है, और हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो लंग्स से कंप्लीट होती है, इसलिए हम इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें सबसे पहले आता है नसल पैसेज, दूसरा है फेरिंग्स, थर्ड वन इज़ लैरिंग्स, नेक्स्ट वन इज़ ट्रैकिया एंड द लास्ट वन इज़ लंग्स। तो इन सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ नसल कैविटीज़ की। तो नसल कैविटीज़ मीन्स कि नोज़ के अंदर जो हमारी कैविटी जा रही है उसको हम नसल कैविटी बोलते हैं, और इस नसल कैविटी के अंदर ही एक म्यूकस सिक्रीट होता है। ये म्यूकस क्या करता है, जो भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकता है। ठीक है, हमारी बॉडी से मीन्स कि हमारी नोज़ में एंट्री करने से उनको रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पार्ट की बात करूँ तो वो है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स मीन्स ये एक नेसल पैसेज होता है जो रेस्पिरेशन के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है। और ये फेरिंग्स ही एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें एयर और फूड दोनों आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा लैरिंग्स पार्ट। लैरिंग्स पार्ट क्या होता है, जो फेरिंग्स और ट्रैकिया के पार्ट को जोड़ता है उसे हम लैरिंग्स बोलते हैं। और ये क्या करता है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसमें एक वॉइस कॉर्ड प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जिससे हम डिफरेंट टाइप की साउंड निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है एक पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होता है, या हम बोल सकते हैं पत्ती लाइक वॉल्व होता है, जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब हमें कोई चीज़ निगलनी होती है, जब हम कोई फूड निगलते हैं तो ये ट्रैकिया के द्वार को बंद कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो फूड है वो ट्रैकिया में नहीं जा पाएगा। इसलिए एपिग्लॉटिस का काम होता है कि वो उस पार्ट को बंद कर देता है, जिससे जो भी हम फूड निगलते हैं वो ट्रैकिया में नहीं जा पाता। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है कि ये जो ट्रैकिया एक ऐसा पार्ट होता है जो थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है। थोरेसिक कैविटी का मतलब हो गया जो चेस्ट। ठीक है, चेस्ट कैविटी में एंटर करता है ये पार्ट, और जैसे ही चेस्ट कैविटी में एंटर करता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई मीन्स कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये 3 ब्रांचेस राइट साइड के लंग्स में जाती हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है लेफ्ट ब्रोंकाई। ये 2 ब्रांचेस में ही बढ़ती है और ये लेफ्ट लंग्स में जाती है। ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वो 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रैकिया के अंदर क्या होता है कि 16 से 16 to 20 कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो ट्रैकिया को सिकुड़ने व चिपकाने से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है लंग्स, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये लंग्स रिब केज के अंदर प्रोटेक्टिव रहते हैं और ये 2 पार्ट्स में होते हैं, यानी कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। ठीक है, जो हमारा राइट और लेफ्ट लंग है दोनों एक मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि इस एक फिजर प्रेजेंट होता है। फिजर का मतलब कि इसमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए राइट लंग जो होता है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ठीक है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब। उसी तरीके से जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। जैसे कि अभी आपने देखा था कि जो हमारी ट्रैकिया से जो ब्रांचेस जा रही थी उसको हमने ब्रोंकाई बोला था। ठीक है, तो इस तरीके से ही जो ब्रोंकाई वाला पार्ट होता है ये राइट और लेफ्ट लंग्स में चला जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो जो राइट लंग होता है
राइट ब्रोंकाई होती है मीन्स, तो राइट ब्रोंकाई जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और उसी तरीके से जो लेफ्ट ब्रोंकाई होती है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, लेफ्ट ब्रोंकियोल्स, ठीक है। जो ब्रोंकियोल्स होता है वो थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्वियोलाई, और इस एल्वियोलाई पार्ट के अंदर ही गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है एल्वियोलाई स्ट्रक्चर में। अब इस एल्वियोलाई में O2 और CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, तो एल्वियोलाई में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है वो 104 mmHg होती है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स में जो O2 प्रेजेंट होती है वो 40 mmHg होती है। तो क्या होता है कि जो O2 है वो एल्वियोलाई से निकलकर ब्लड वेसल्स में चली जाती है, और अगर मैं CO2 की बात करूँ तो CO2 क्या होती है कि CO2 ब्लड वेसल्स में ज़्यादा होती है, तो CO2 ब्लड वेसल से निकलकर एल्वियोलाई में आ जाती है और उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है। अब मैं बात करती हूँ कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड द नेक्स्ट वन इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ वो है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि O2 और CO2 का एक्सचेंज होना, ठीक है, मतलब O2 का लेना, CO2 का छोड़ना, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं बाहरी श्वसन, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है इसके बेसिस पे 2 टाइप्स का होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन मीन्स कि O2 का लेना, O2 का मतलब हमारा सांस लेना, इंस्पिरेशन, और हमारा सांस छोड़ना वो कहलाता है एक्सपिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वो है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब हो गया कि O2 का लंग से सब सेल्स तक पहुँचना और CO2 का लंग्स तक पुनः वापस आना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसके बेस पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब एक पहली प्रोसेस आ गई हमारी O2 की और दूसरी ट्रांसपोर्ट आ गई हमारी CO2 का। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ CO2 गैस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो 3 टाइप्स से होता है, बाय हीमोग्लोबिन, बाय प्लाज्मा एंड बाय कार्बोनेट्स, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सेकंड प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में प्रेजेंट वाटर के साथ मिलकर CO2 कार्बोनिक एसिड्स बनाते हैं जिसमें 7% ट्रांसपोर्टेशन होता है CO2 का। नेक्स्ट है हमारा बाइकार्बोनेट्स, मीन्स कि जो हमारे ब्लड में पोटेशियम और सोडियम जैसे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। CO2 मिलके पोटेशियम बाइकार्बोनेट या हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जिससे CO2 का 70% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इस प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का प्रोसेस होती है, यानी कि O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट हमारी फॉर्म आती है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। मीन्स अभी मैंने आपको एक्सटर्नल बताया था O2 का टेकअप करना, ठीक है, और टेक आउट करना, जब वो एक्सचेंज होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। यहाँ मैं इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ, मीन्स कि सेलुलर सेल्स के अंदर जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है वो किस तरीके से होती है। आपने पढ़ी अभी ये क्वेश्चन भी कि C6H12O6 प्लस 6O2 इट गिव 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। मतलब क्या होती है कि एनर्जी रिलीज होती है जब सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मींस कि ये प्रेजेंस O2 के प्रेजेंस और O2 के एब्सेंस दोनों प्रोसेस में ही ये कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो उस बेस पे सेलुलर रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। इन दोनों की रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे। मींस कि एरोबिक जब हमें O2 के प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है दैट मींस इट इज़ कॉल्ड एरोबिक, ठीक है। और जब O2 के एब्सेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है दैट मींस इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बात करती हूँ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की। जो ग्लूकोज के बाद साइटोप्लाज्म फॉर्म में कंप्लीट होती है वो है ग्लाइकोलिसिस। मींस कि यहाँ पे पायरुविक एसिड फॉर्म्ड होता है जिसमें 2 ATP रिलीज होते हैं। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें 2 मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब
पायरुविक एसिड फॉर्म्ड होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसमें मैंने आपको बताया कि जब हमें O2 की नीड नहीं होती, यानी कि O2 की एब्सेंट में जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है वो एनारोबिक कहलाती है, ठीक है। अभी हमारे पायरुविक एसिड बना था, अब ये पायरुवेट क्या होता है, मीन्स कि यहाँ से जो फॉर्मेशन होता है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन मीन्स, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ये होती है कि अभी आपको पता है कि एनारोबिक में O2 की नीड नहीं होती, मतलब O2 की एब्सेंस में ही प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे भोजन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड बनाता है मसल्स में, ठीक है, और जो बैक्टीरिया सेल में वो इथाइल अल्कोहल बनाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं। और इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ही हमें सिरका जो मिलता है, सिरका आपने देखा होगा, उस प्रोसेस से ही हमें सिरका प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स कि जब O2 की हमें नीड होती है, यानी कि O2 की प्रेजेंट होती है तब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और यहाँ पे ग्लूकोज यानी कि फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट नहीं होता है। और यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो 2 साइकिल्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस मीन्स अभी आपने पहले ही पढ़ा था, यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और 2 पायरुविक एसिड प्लस यहाँ पे हमें जो है 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिल पाते हैं, केवल 2 ही मिल पाते हैं। और दूसरी अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ वो है हमारा क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल मीन्स कि यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, उसकी रिएक्शन क्या होती है कि ये 6CO2 + 6H2O + ATP में ब्रेक डाउन हो जाता है। और यहाँ पे एक पायरुविक एसिड से हमें 18 ATP मिलते हैं, ठीक है। यानी कि 18 अगर 2 से हमें कितने मिल जाएंगे, 36, और हमें 2 पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है। जब हमने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस देखी थी वहाँ पे 2 ATP, तो इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें टोटल 38 ATP रिलीज होते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जब O2 की प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।